नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस का एक टॉपिक पढ़ते हैं, रक्त, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्ज़ाम में सीधे सीधे सवाल इस टॉपिक से आते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप इस टॉपिक को पूरा देखें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस टॉपिक को देखने के बाद आपका ब्लड से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में गलत नहीं हो सकता। देखिए, आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, मानव शरीर में सामान्यतः रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक 70 केजी वेट वाले इंसान के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मानव शरीर में रक्त कितने लीटर होता है, ये सवाल आया हुआ है। और भार की दृष्टि से देखें तो मानव के शरीर के भार का 7 या 8% रक्त होता है। अब आप इसमें से कोई भी एक चीज़ याद रख लें कि भार का 7-8% है या 5-6 लीटर, दोनों एक ही चीज़ है। आप जैसा याद करना चाहें कर सकते हैं। अब बेसिकली ब्लड है क्या? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। मतलब ये कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। आपको ध्यान होगा, शरीर की जो बेसिक यूनिट है वो कोशिका है। तो कोशिकाएं बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। ऊतक में अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। तो ब्लड है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि रक्त है, इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो ब्लड बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक इसमें प्लाज्मा है, दूसरा है ब्लड सेल, मतलब रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिका कह सकते हैं। प्लाज्मा का इसमें 55% भाग होता है और ब्लड सेल का होता है 45%। तो इसका तरल भाग है वो प्लाज्मा हो गया और सेल्स वाला भाग हो गया ब्लड सेल। ठीक है। अब इसका डिटेल से पढ़ते हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड सेल में क्या क्या चीज़ें आती है, ताकि हमारा ये टॉपिक एकदम से तैयार हो जाए और एग्ज़ाम में हम आराम से इसमें से क्वेश्चन कर सकें। देखिए, देखते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें ब्लड प्लाज्मा किससे बनता है? तो प्लाज्मा एक तरह से ये इसका द्रव पार्ट है, तरल पार्ट है। तो इसमें बेसिकली पानी होगा। तो 90 से 92% इसमें पानी होता है। फिर 0.9% इसमें लवण होते हैं। लवण में क्या होता है? पोटेशियम लवण, सोडियम लवण, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट इत्यादि इसमें होते हैं। फिर इसका 0.1% ग्लूकोज और अमीनो एसिड होते हैं। और बाकी इसमें घोलित अवस्था में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि इसका काम ही यही है ब्लड का कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। और इसमें 7% होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ये हो गया इसका मेन कंपोजिशन। आप बड़े बड़े रूप में याद रखें तो इसमें देखो, पानी होता है, लवण होता है, ग्लूकोज होता है और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती है। फिर एक फैक्ट है कि इस रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान से पता चलता है कि वो बेसिकली उदासीन होता है या क्षार होता है या अम्ल होता है। तो इसकी पीएच मान है वो 7.4 है। ठीक है, ये आप याद रखें। 7.4 इसकी पीएच है, जो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच मान है 7.4, 8. ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा होता है, तो आपको फैक्ट याद रखना है 7.4। अब बॉडी के जो अन्य दो चीज़, 3-4 चीज़ें, उसके भी अपन पीएच मान यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे लार होती है मुंह में, उसका 6.8 होता है। और आमाशय में HCl होता है, उसका 1.5 से 3.5। HCl मतलब जो अम्ल होंगे उनका 7 से लगभग कम ही होता है मान, और जो क्षार होते हैं उनका 7 से ज़्यादा होता है। और जिसका 7 होगा वो उदासीन होगा। और देखो, फिर पित्त है, पित्त का 7.8 होता है, मतलब ये थोड़ा बेसिक है। यूरिया जो है, यूरिन है, उसका 7.4। देखो, यूरिन और ब्लड का एकदम सेम होता है 7.4 के आसपास। अब देखो, ये जो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, ये पीएच का मान मेंटेन रखते हैं। मतलब ब्लड का पीएच मेंटेन रहे, क्योंकि कम ज़्यादा होने पर तो नुकसान हो सकता है शरीर को। इसलिए इसका मेंटेन रखने का काम कौन करता है? जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, वो लवण होते हैं, वो इस पीएच को मेंटेन रखते हैं। अब जो प्लाज्मा पर ने प्रोटीन पढ़े हैं, 7% जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में बेसिकली होते कौन से प्रोटीन हैं वो देख लेते हैं। तो ब्लड में बेसिकली 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। अब इसका एक एक का काम देख लेते हैं, कौन से प्रोटीन क्या काम आता है।
एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा होती है प्लाज्मा में, और इसका काम है परासरण नियमन, मतलब ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है ब्लड का। तो इसका काम याद रखें आप। दूसरा जो ग्लोबिन प्रोटीन है, इसका काम है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आपको पता है आगे अपन ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, तो एंटीबॉडी बेसिकली बनने का जो काम है वो इसका ग्लोबिन प्रोटीन का है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इम्यूनोग्लोबिन एम और एक होता है इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इसका सीधा आप याद रखें बस, IgM और IgA दो टाइप होते हैं, इससे डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेष दो प्रकार हैं इसके, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब प्रोथ्रोम्बिन का कार्य इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसका एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन होता है, और फाइब्रिनोजन होता है जो ये ब्लड का कोगुलेशन का काम करता है, थक्का जमाने का। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के बाद दूसरा पार्ट है ब्लड का, वो है ब्लड सेल या रक्त कोशिकाएं अथवा रक्त कणिकाएं, जो कि अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका ब्लड में कंपोजिशन में 45% होती है ब्लड सेल होती है। बेसिकली ब्लड सेल 3 टाइप की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये लगभग हम सभी जानते ही हैं। तो हम कंपटीशन के हिसाब से इसमें थोड़ा डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है, तो 1 बाय 1 अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे RBC की। इसको लाल रक्ताणु भी कहते हैं, लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, और रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का अर्थ होता है रेड और साइट्स का मतलब सेल, तो रेड सेल जो होगी उसको RBC कहेंगे, तो इसका नाम हो गया इरिथ्रोसाइट्स। आपको याद रखना है, कई बार आता है कि इरिथ्रोसाइट कौन सी सेल है, WBC, RBC, प्लेटलेट, तो आप में ध्यान रखना है इरिथ्रोसाइट RBC होती है। अब RBC ब्लड में होती है तो बनेगी कहाँ पर, ये भी याद रखना है। तो RBC जब इसका नाम इरिथ्रोसाइट है, तो इसको जो RBC बनने की प्रोसेस है इसका नाम हो गया इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रो का मतलब वही रेड, और पोएसिस का मतलब सिंथेसिस। पोएसिस लास्ट में सिस है, सिस का मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण होना। तो अब RBC का निर्माण ब्लड बॉडी में कहाँ होता है? जो एडल्ट होगा, जो वयस्क आदमी होगा, उसके बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा है, वहाँ पर होगा निर्माण RBC का। और बच्चों में जो शिशु होगा, इन्फेंट्स होगा, उसमें लीवर में बनेगी RBC। ठीक है, अब देखते हैं RBC का जीवन काल कितना होता है। 120 दिन होता है, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं और याद भी है सभी को। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब एक बॉडी का जो अपना अंग है शरीर का, स्प्लीन, जिसको प्लीहा बोलते हैं, इसको क्या करता है? इसको स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। मतलब RBC की कोई सेल्स टूटेगी, बनेगी, वो सारा अगर इसमें कोई वेस्टेज आएगा वो ये स्प्लीन में स्टोरेज हो जाएगा। तो मतलब रक्त का, ब्लड RBC को एक बार साफ करने का काम कौन करता है? प्लीहा, इसलिए इसको इसका कब्रिस्तान बोलते हैं। ग्रेवयार्ड, ये भी नाम याद रखें, कभी कभार कब्रिस्तान ना दे ग्रेवयार्ड दे दे तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बॉडी में औसत RBC ब्लड में होती कितनी है संख्या? अब जैसे अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इसमें रिपोर्ट में आ जाता है, तो अब कई बार आज हर एक आदमी की बीमारी में ज़रूरत पड़ती है और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो अपन उसमें नॉर्मल उसका देखते हैं एवरेज संख्या कितनी होती है। तो महिला में ये 4.5 से 5 मिलियन होती है, और पुरुष में 5 से 5.5 मिलियन होती है। एवरेज इसका हो गया 4.5 से 5.5 मिलियन के बीच में ये ब्लड में होती है। अब इसकी नुकसान और फायदे देखते हैं। मतलब अगर RBC शरीर में बढ़ेगी तो बढ़ने की प्रोसेस को क्या करेंगे? मैंने पहले ही बताया था RBC का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। तो बढ़ेगी, बढ़ना मतलब कब बढ़ेगी? जब बनेगी तो बढ़ेगी ना, तो बनने को क्या कहते हैं? सिंथेसिस। तो इसका नाम हो गया इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब RBC का बढ़ना, और बढ़ेगी। अब कहाँ बढ़ेगी? जनरली अपन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बॉडी में ऑक्सीजन का बैलेंस करने के लिए RBC इसका निर्माण बढ़ा देती है। तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में RBC बढ़ेगी, और इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइटोसिस। इसी तरह अगर RBC घट जाती है बॉडी में तो उस घटने को क्या बोलते हैं? अब पीछे अगर पीनिया लगा हुआ किसी भी चीज़ में, ये समझना आप, वो चीज़ कम हो रही है बॉडी में, तो इसकी प्रोसेस का नाम हो जाएगा इरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो बॉडी में अगर आयरन है, विटामिन, इनकी कमी होगी तो RBC बनना कम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। आप याद रखें इसको। अब RBC का आकार कैसा होता है ये आप जनरल याद रखें, द्विअफ्तलाकार आकार होता है इसका। अब देखते हैं एक और फैक्ट लिखा हुआ है, स्तनधारी के RBC में
केंद्रक नहीं होता, याद रखें। जो इंसान और जितने भी स्तनधारी हैं इनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इसका अपवाद 2 है, ऊंट और लामा में केंद्रक होता है, ठीक है। अब आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का बेसिकली अपन पहले बढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल क्या काम करेगी कि ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। तो आरबीसी ब्लड में कौन ही काम करता है? ये करती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का जो बॉडी में संवहन है वो कौन करेगी? आरबीसी। अब आरबीसी में भी कौन करता है? आरबीसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ उपस्थित होती है, हीमोग्लोबिन, जो क्या है? एक वर्णक है, ठीक है। इसको पिगमेंट प्रोटीन से बनता है और हीमोग्लोबिन इसी का काम है ऑक्सीजन से बाइंड होना और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होकर बॉडी में कैरी होना, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं अपन। हीमोग्लोबिन पुरुष में सामान्य 14 से 16 ग्राम पर ml होता है और महिला में 12 से 14 ग्राम पर ml होता है। इसका एवरेज होता है 12 से 16 ग्राम पर ml। ये भी आपने कई बार रिपोर्ट्स में देखा होगा, तो आपको याद ही रहता है जनरली। अब इसका एक चीज़ और देखते हैं, हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणु ले जाता है बॉडी में, ठीक है। अब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो उसको कहते हैं कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बहुत जहरीली और खतरनाक चीज़ होती है। इसके बाद इसका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इससे जुड़ जाने के बाद आरबीसी की ये गैसें कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और इंसान के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहाँ पर भी होती है वहाँ पर इंसान का सांस लेना दूभर हो जाता है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। ये आरबीसी की मोटी मोटी बातें हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बेसिकली श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसको एक साइंटिफिक टर्म है इसका ल्यूकोसाइट। जैसे आरबीसी का क्या नाम था? एरिथ्रोसाइट, वैसे इसका नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब जब इसका नाम ल्यूकोसाइट है तो इसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मैंने पहले ही बता दिया, कोई चीज़ बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। तो इसका नाम हो जाएगा ल्यूकोपोएसिस, मतलब डब्ल्यूबीसी का बनना। अब वही ये एडल्ट में कहाँ बनेगी? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, और बच्चों में लीवर में, ठीक है। अब इसका जीवन काल देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल अपन ने 120 दिन पढ़ा था और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 दिन से 1 सप्ताह तक ये जीवित रहती है। अब वही इसकी सामान्य एवरेज संख्या कितनी होती है ब्लड में? तो जनरली इसका 6000 से 11000 संख्या होती है। और फिर अगर इतनी संख्या है तो इसका बढ़ना और घटना में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी बॉडी में बढ़नी शुरू होगी तो इसको बढ़ना का क्या है? वही बनेगी तब बढ़ेगी, तो इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है तो बढ़ने में एक बीमारी होती है, उसको ल्यूकोमिया कहते हैं, जिसको ब्लड कैंसर भी अपन कहते हैं। इसी तरह अगर आरबीसी घटना शुरू हो जाती है तो घटने का मैंने बताया पीनिया, तो इसका नाम हो जाएगा ल्यूकोसाइटोपिनिया। अब इसको बोलते हैं बोन मैरो कैंसर। मतलब डब्ल्यूबीसी घटेगी तो ये बोन मैरो कैंसर होगा और डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी तो ये ब्लड कैंसर होगा, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी का एक आगे इम्पोर्टेंट अपन थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार वैसे तो 2 प्रकार हैं, एक तो कणिका में और एक कणिका विहीन, मतलब ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। अब कणिका में आगे 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, ठीक है। आप इसका नाम याद रखें। जब बॉडी में संक्रमण बढ़ता है तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ेगी और एलर्जी होगी किसी को तो वो इयोसिनोफिल बढ़ती है, याद रखें। और दूसरा टाइप है इसका कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। ये भी 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब लिम्फोसाइट में आपको इसके आगे 2 टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, बस इतना याद रखना है। टी और बी नाम ये इसका क्यों पड़ा? क्योंकि ये लिम्फोसाइट है वो थाइमस ग्लैंड में बनती है, इसलिए इसका टी लिम्फोसाइट हो गया। थाइमस का टी से नाम शुरू होता है तो टी याद रह जाएगा आपको। और बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में इसका सिंथेसिस होता है, इसलिए इसका नाम हो गया बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब 2-3 फैक्ट पढ़ लेते हैं इसके। सबसे ज़्यादा जो डब्ल्यूबीसी बॉडी में पाई जाती है वो है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और एक जो अपन ने कणिका में डब्ल्यूबीसी देखी है जिसमें बेसोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी है, इसका काम क्या है? इसका काम है बॉडी में हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन स्रावन का काम कौन करेगी? बेसोफिल्स, जिसको मास्ट सेल, मास्ट कोशिका भी कहते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है कि मास्ट कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है? तो इसमें हिपेरिन और हिस्टामिन और सेरोटोनिन याद रखना है आपको। अब हिपेरिन का काम क्या है? हिपेरिन है वो बॉडी में प्राकृतिक प्रतिरक्त स्कंदक है, मतलब नेचुरल एंटी ब्लड कोगुलेंट है, ठीक है। तो ये कई बार आपातकाल में इसका डॉक्टर भी बाहर से भी देते हैं एंटी ब्लड कोगुलेंट के रूप में।
अब वापस फैक्ट की बात आती है, सबसे बड़ी WBC है जो कौन सी है, मोनोसाइट है, ठीक है। इसको फेगोसाइट भी कहते हैं, मतलब भक्षी कोशिका। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन या ऐसे पार्ट्स आएंगे वो ये उसका भक्षण कर लेती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भक्षी कोशिका बोलते हैं। और सबसे छोटी जो WBC होती है वो होती है लिम्फोसाइट, ठीक है। अब अपन ने RBC पढ़ ली, WBC पढ़ ली, और इसका तीसरी जो ब्लड सेल है वो कौन सी है, प्लेटलेट्स। इसको क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। अब आपने उसको तो बोला था लाल, WBC को बोला था अपने लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट। WBC को बोला था अपने ल्यूकोसाइट या श्वेताणु। और तीसरी है प्लेटलेट, इसको बोलते हैं बिम्बाणु। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब इसका जो बनने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, जब इसको RBC का नाम था इरिथ्रोसाइट, तो उसके प्रोसेस को बोलते थे इरिथ्रोपोएसिस। WBC का नाम था ल्यूकोसाइट, उसके प्रोसेस को बोलते थे ल्यूकोपोएसिस। और प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट, तो इसके प्रोसेस को बोलेंगे थ्रोम्बोपोएसिस। अब वही ये कहाँ कहाँ बनेगी, एडल्ट में बोन मेरो में, और बच्चों में लीवर में, तो आपको ये याद रखना है। अब प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, वही 1.5 लाख से 3.5 लाख ये होती है इसकी सामान्य संख्या। और जब ये बढ़ती है, प्लेटलेट बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ने पर मैंने बताया आपको सिंथेसिस से याद रखना है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और जब घाव के दौरान नहीं बढ़ती, जनरली कोई घाव लग जाता है तब बढ़ती है, ताकि वहाँ पर अपना ब्लड का थक्का जम जाए। तो ये बढ़ना अच्छी बात भी होती है, जब भी घाव लगेगा बॉडी में तो उस जगह पर पर्टिकुलर प्लेटलेट बढ़ जाएगी और घाव बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड बहना कम हो जाएगा। अब घटने पर, प्लेटलेट घटने पर आपको याद आया, आपको पता है जब भी अपन बुखार आता है हॉस्पिटल में, तो एक टाइप का बुखार होता है जिसमें बताते हैं डॉक्टर की प्लेटलेट कम हो गई है, मतलब कौन सा बुखार है, डेंगू। आपको याद रखें, इसे याद रहेगा। अब प्लेटलेट बढ़ने पर जो रक्त का थक्का बनता है उसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट वो काम करते हैं वो बताऊं। थक्का बनने पर एक तो प्रोटीन काम आता है, वो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एक विटामिन आता है, वो है विटामिन K। एक लवण जो इसमें भाग लेता है वो कैल्शियम। और एक एंजाइम है वो थ्रोम्बोकाइनेज। याद रखें कि रक्त का थक्का जमने पर कौन सा प्रोटीन काम आता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और विटामिन इसमें कौन सा है, तो विटामिन K। ये कई बार प्रश्न आता है एग्जाम में, आप याद रखें। तो इस तरह से अपने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा, पहले ब्लड प्लाज्मा पढ़ा, फिर ब्लड सेल पढ़ी, ठीक है। अब आप एक अलग से टॉपिक देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जनरली इसके एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टेनर, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ब्लड समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टेनर, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप में पढ़ने से पहले अपन देखते हैं इसमें दो चीज़ें होती है, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीजन किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। कोई भी प्रोटीन से एंटीजन बन सकता है। इसके दो प्रकार हैं, A और B, ठीक है, कैपिटल A और कैपिटल B। और ये एंटीजन रहता कहाँ है ब्लड में, एक्चुअली ये RBC पर रहता है, ठीक है। दूसरा है एंटीबॉडी, ये प्रोटीन से बनता है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोटीन अपने पहले पढ़ा था, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसका काम क्या है, एंटीबॉडी बनाना। तो इसके जो स्मॉल A और स्मॉल B से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रहता कहाँ है, प्लाज्मा में। देखिए एंटीजन तो रहता है RBC पर और ये रहता है प्लाज्मा में, ठीक है। अब इंसान में बेसिकली 4 ब्लड समूह होते हैं, आप देखिए AB और O, ठीक है। जो A ब्लड समूह है इसमें एंटीजन होता है A ही होगा, सीधा याद रह जाएगा। और B ब्लड समूह इसमें एंटीजन B होता है। AB ब्लड समूह इसमें एंटीजन A और B होता है। और O जो ब्लड समूह है उसमें एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। और A जो ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी होता है स्मॉल b। अब एंटीबॉडी ऑपोजिट होता है, अगर A है तो उसमें B होगा, और B ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी होगा A, ठीक है। और AB होता है इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। और O ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी होता है A और B। अब देखिए AB में एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये सर्वग्राही है, मतलब किसी भी दूसरे ग्रुप का ये ब्लड ले सकता है। मतलब AB ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो A से भी ब्लड ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। इसी तरह O जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन नहीं होने के कारण ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, चारों ग्रुप में से। तो ये बेसिक इसका फंडा याद रखें आप। तो इस तरह से ये सभी को ब्लड देने और लेने की प्रक्रिया को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, जो O ग्रुप है इसको। और यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब सर्वग्राही बोलते हैं AB ग्रुप को। ये हो गया ब्लड ग्रुप बेसिकली। अब मैं आपको एक लास्ट इसका पार्ट बताता हूँ, RH फैक्टर क्या होता है। ये कई बार आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है RH फैक्टर, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जो ब्लड ग्रुप लैंडस्टीन ने खोज की थी, इसके साथ एक और साइंटिस्ट जुड़ जाते हैं, वीनर। तो वीनर और लैंडस्टीन दोनों ने मिलकर RH ग्रुप की
खोज की थी। ये सबसे पहले किस में देखा गया था? मकाका रेसस बंदर में, ठीक है। इसमें दो फंडा है सीधा, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इसका क्या मतलब होता है? अगर ब्लड में RH फैक्टर है तो वो पॉजिटिव हो गया, और RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव हो गया। जनरली ज़्यादातर लोगों में RH फैक्टर होता है और उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं। इंडिया में देखें तो अपन 93% लोगों में RH फैक्टर पाया जाता है, और 7% लोग ऐसे हैं जो RH नेगेटिव भी होते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम कब होती है, मतलब RH असंगतता कब पैदा होगी? जब पिता RH पॉजिटिव होगा और माता RH नेगेटिव होती है। और मान लो पहली संतान अगर RH नेगेटिव पैदा होगी तो कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्मली है। लेकिन यदि पहली संतान RH पॉजिटिव पैदा हो जाती है तो उसकी माँ तो RH नेगेटिव है और संतान RH पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव ब्लड है वो डिलीवरी के दौरान RH नेगेटिव माँ से मिल जाएगा, और इसलिए RH पॉजिटिव के विरुद्ध एंटीबॉडीज माता के शरीर में बन जाएंगे। अगर नेक्स्ट बेबी RH पॉजिटिव है और माता में पहले से ही एंटीबॉडी बन चुके हैं तो उस शिशु के लिए वो खतरनाक स्थिति हो जाएगी और शिशु की कई बार मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इसका नाम याद रखें बस आप, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि RH असंगतता वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ठीक है ना। ये कई बार परीक्षा में आता है। तो इस तरह से अपन ने ये ब्लड का पूरा टॉपिक पढ़ लिया। इसमें कुछ चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन में ब्लड प्रेशर होता कितना है, आपको एक याद रखना, सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm/Hg होता है, ठीक है, आप याद रखें। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में कितना होता है, वो है सामान्य व्यक्ति में 100 से 150 मिलीग्राम है वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होता है, इतना है नॉर्मल है। अब 100 से 150 से अगर मात्रा बढ़ती है कोलेस्ट्रॉल की तो वो बॉडी के लिए घातक होता है और हृदय रोग होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा टॉपिक। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ पूरा इस टॉपिक में अपन ने क्या क्या पढ़ा। ब्लड का कंपोजिशन भी पढ़ा अपन ने, 5 से 6 लीटर मानव में ब्लड होता है, ठीक है, और बॉडी के बाहर का 7-8% होता है। याद रखें ये एक संयोजी ऊतक है ब्लड। इसके कंपोजिशन में दो चीज़ें, प्लाज्मा और ब्लड सेल। 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल है। प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ा, इसमें जनरली क्या होता है, पानी, आयन और प्रोटीन होते हैं, ठीक है। रक्त का pH 7.4 होता है। इसके अलावा अपन ने ब्लड सेल पढ़ी, तो ब्लड सेल के 3 टाइप पढ़े, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखें। फिर इसके बाद हमने ब्लड ग्रुप पढ़े। ब्लड ग्रुप बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, AB और O, ठीक है। और फिर बड़ा था एक प्रोसेस RH फैक्टर, जिसको RH फैक्टर जो असंगतता होती है इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ओके, गुड बाय।